तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। आप लोगों ने कल कहा था कि केशवानंद भारती बात समझा ही दीजिए। तो आप लोगों की ये जो डिमांड थी, इस डिमांड के बाद मैंने निर्णय लिया कि चलो अब केशवानंद भारतीवाद को और आगे लेके नहीं जाते हैं, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। हालांकि हम लोग केशवानंद भारतीवाद को जब मौलिक अधिकार जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन कल आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अभी समझा दीजिए। तो मुझे लगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब चल रही है तो उसके अंतर्गत ही इस टॉपिक को समझ लेते हैं। सो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे लोगों के मैसेज मैंने देख लिए हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, जिस वाद को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, वो भारत की न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा वाद है। एक ऐसा वाद जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने हमारे देश के लोकतंत्र को बचा लिया। एक ऐसा वाद जिसके निर्णय ने हमारे भारत के संविधान को बचा लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कर लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने संसद की संविधान संशोधन की सीमाएं निर्धारित कर दी। उसी निर्णय को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वो जो निर्णय है उसका नाम है केशवानंद भारतीवाद। तो कुछ मित्र कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो उनकी शिकायत को दूर कर देगी हमारी टेक्निकल टीम। केशवानंद भारतीवाद, आज इस वाद को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि टुकड़ों में कई बार आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियां दी गई है कि केशवानंद भारतीवाद क्या था, लेकिन आज उसके सारे पक्ष, क्योंकि आप लोगों को पहले से बता रखा है दोस्तों, क्या बता रखा है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ रहे हैं और नए सिरे से पढ़ रहे हैं। और नए सिरे से पढ़ने का मतलब है उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे नए तथ्य, नए फैक्ट्स। तो सभी दोस्तों स्वागत, इनक्रीज कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से आइडिया है। इस सुप्रिया जी क्या कह रहे हैं, विशेष बहुमत का प्रावधान कब करवाओगे? क्या यार, हद हो गई। चलिए, आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद को हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सभी दोस्त अगर जुड़ गए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का हमारा वीडियो जरूर देखा होगा, परसों का भी हमारा वीडियो जरूर देखा होगा। परसों का लास्ट 1 घंटे का वीडियो और कल के 3 1 घंटे की वीडियो, 3 और 1 4 घंटे की वीडियो, चारों की चारों वीडियो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। और अब आज भी इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और केशवानंद भारतीवाद पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जरा देखिएगा, केशवानंद भारतीवाद को पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी है। और वो बैकग्राउंड क्या है, पूरी बात को आप समझ लेना। जो मित्र पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो मित्र पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो मित्र पहले वीडियो नहीं देखे, पहले बार ही इस ऐप से जुड़ रहे हैं, उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं एकदम बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ और फिर केशवानंद भारतीवाद पर चर्चा करेंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मामला आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सीरियसनेस की उम्मीद रहेगी, आप गंभीरता रखेंगे, प्रतिबद्धता रखेंगे, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके जो प्रश्न हैं मुझे दिखाई देंगे, ऑब्वियसली मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, याद कीजिएगा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए और उन भूमि सुधार कानूनों को जब न्यायपालिका में चैलेंज किया गया तो उन भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के पुनरावलोकन से बचाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया। प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान में प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी, फर्स्ट शेड्यूल जोड़ा गया था। और आप लोग जानते हैं, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा।
9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और अब दोस्तों आप लोग जानते हैं 9वीं अनुसूची वह अनुसूची है जिसमें यदि किसी कानून को शामिल कर दिया जाए तो न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये आप लोग जानते हैं। फिर दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन है, उस प्रथम संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। शंकरी प्रसाद, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बहुत ढंग से देखिएगा, नहीं तो आपको ये टॉपिक हरगिज भी समझ में नहीं आएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में प्रथम संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम संविधान संशोधन को एकदम सही माना, संविधान का उल्लंघन नहीं माना, 9वीं अनुसूची को एकदम सही माना। एक ऐसी अनुसूची जिसमें कुछ कानूनों का उल्लेख है जिनको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एकदम सही है। तो बहुत ढंग से समझ में आई। भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में, और न्यायालय ने इस अनुसूची को एकदम सही माना, इस संशोधन को सही माना। ये तो है पहला स्टेप। मैं पूरी कहानी बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। दूसरी बात क्या हुई, 17वां संविधान संशोधन किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1965 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 17वां संविधान संशोधन 1965 में किया गया, बहुत सारे और कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। इस संशोधन को चुनौती दी गई। किस मामले में? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में इसे चुनौती दी गई। बात है 1965 की। 1965 की 17वां संविधान संशोधन के द्वारा जब 9वीं अनुसूची में और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया तो इस संशोधन को चैलेंज किया गया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। 5 न्यायाधीशों की पीठ बनी और सज्जन सिंह, बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं इस मामले का बाद में और भी जिक्र करूंगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17वां संविधान संशोधन एकदम सही है, संविधान का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, गोलकनाथ नाम के 2 भाई आते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, और गोलकनाथ भाई जो है उनकी जमीन पंजाब की सरकार ने भूमि सुधार कानून के तहत ले ली और जो लोग भूमिहीन थे उन भूमिहीनों को वो जमीन दे दी गई। ये बात है गोलकनाथवाद के संदर्भ में। गोलकनाथ 2 भाई, पंजाब के रहने वाले 2 भाई, इन भाइयों की जब जमीन को छीन लिया गया तो गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। गोलकनाथ बनाम 1967 1967 में 11 न्यायाधीशों की बेंच ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन कल की क्लासेस अगर आपने देख रखी है तो मेरे हिसाब से बातें समझ में आ जाएगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे मिल गया आपका मैसेज। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी कहानी देख लीजिए। 17वां संविधान संशोधन 1965 में किया गया। भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए किया गया था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में इसे चुनौती दी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी और उन्होंने कहा 17वां संविधान संशोधन एकदम सही है। इसके बाद में गोलकनाथ 2 भाई है, पंजाब के रहने वाले, इनकी जमीन भी पंजाब के भूमि सुधार कानून के तहत ले ली गई तो गोलकनाथ ने इसे चैलेंज किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये मामला है। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन को भी वापस चैलेंज किया गया। वापस सुनिएगा, इस हालांकि सज्जन सिंह वाले मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कह दिया कि 17वां संविधान संशोधन एकदम सही है। गोलकनाथ का मामला जब वापस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 11 न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया गया और 17वें संविधान संशोधन को
इस मामले में फिर चुनौती दी गई। तो गोलकनाथ का मामला तो चल ही रहा था और साथ ही साथ में 17वां संविधान संशोधन भी इस मामले के अंतर्गत आ गया। तो आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, कल भी हमने चर्चा की थी, बड़ा जबरदस्त मामला था। 11 न्यायाधीश की संविधान पीठ, उस समय की सबसे बड़ी संविधान पीठ, मैं 1967 की बात कर रहा हूं, उस समय की सबसे बड़ी संविधान पीठ, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, के सुब्बाराव उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, 11 न्यायाधीश। जो मित्र लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ। दोस्तों, निर्णय दिया गया 6-5 से। क्या, देखिए प्लीज शुरू से दोबारा बता दो। अब दलवीर जी संभव नहीं है, मैं स्टार्ट कर चुका हूं, अब ये बात समझ में आप देख लीजिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन हुआ। 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-5 से निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया जरा देखिएगा। मैं पूरा डायग्राम बनाकर बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत सारी कल की बातों को रिपीट कर रहा हूं ताकि जो लोग पहली बार आज जुड़े हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाए। दिनेश जी कह रहे सज्जन सिंह के बारे में बता दो। सज्जन सिंह 17वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज करने वाले व्यक्ति थे, राजस्थान के थे। उन्होंने 17वें संविधान संशोधन को कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया क्योंकि उसमें बहुत सारे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। राजस्थान का भी एक कानून था, इस वजह से उन्होंने चैलेंज किया। सज्जन सिंह बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17वां संविधान संशोधन एकदम सही है। फिर आया गोलकनाथ का मामला। अब देखिए गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, नहीं तो केशवानंद भारती आपको हरगिज भी समझ में नहीं आएगा। गोलकनाथ वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। क्या कहा? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए कल, हालांकि हम लोग इसको देख चुके हैं। क्या कह रहा है ये मामला? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। साफ साफ कह दिया संसद को कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कीजिए, लेकिन मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते। आप इस तरह से भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल देते हो और लोगों की संपत्ति को छीन लेते हो, जबकि संपत्ति का मौलिक अधिकार है लोगों को। मैं उस समय की बात कर रहा हूं 1967 की। आप इस तरह से लोगों के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। ज्योति कह रहे सर ये प्लीज 6-5 क्या है? अरे भाई 11 न्यायाधीशों की बेंच थी ना, तो निर्णय 6-5 से दिया गया, अर्थात 6 जज पक्ष में थे और 5 जज विपक्ष में थे, इसलिए मैंने 6-5 लिखा। ठीक है, दलवीर जी कह रहे सर एक डायग्राम बनाकर। हाँ, अब डायग्राम बनाकर ही बता रहा हूं मैं, हालांकि ये कल बात हम लोग समझ चुके हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, ये 6-5 वाला समझ में आया कि नहीं आया? 11 न्यायाधीशों की बेंच ने ये निर्णय दिया, पर निर्णय 6-5 से दिया गया, अर्थात 6 एक तरफ थे, 5 एक तरफ थे, ऐसा मैंने कहा। अब तो समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? उन्होंने कहा साधारण विधि या सामान्य विधि, साधारण विधि या सामान्य विधि तथा संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। साधारण विधि तथा संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साधारण विधि मैंने आपको बताया, कल भी बताया, बहुत डिटेल में बताया, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान में संशोधन नहीं करता है वो साधारण विधि कहलाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में सरकार ने कानून बनाया तो वो साधारण विधि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि मतलब विधि, साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब
इसका मतलब किसी भी विधि को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब समझ में आया आपको? किसी भी कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह है गोलकनाथवाद का निर्णय। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। कल भी हमने इस मामले को यहाँ तक तो पढ़ा था। चित्रा जी कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो अब समझ में क्या नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आई ये बात। कल की बातों को तो ही आगे किया जा रहा है। ये सारी बातें हुई गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 निर्णय दिए। ये सारे आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। पूजा कह रही है 6 बहुमत और 5 अल्पमत। यस, 6-5 का मतलब यही होता है। आप हमेशा देखिएगा संविधान पीठ समझाएंगे आपको जब न्यायपालिका पढ़ेंगे। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब कभी किसी मामले में संविधान पीठ का गठन किया जाता है, संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। जब किसी मामले में संविधान पीठ का गठन किया जाता है, तो संविधान पीठ कोई भी निर्णय जो देती है वो बहुमत से देती है। कम से कम बहुमत होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 11 का बहुमत कितना होता है? 6। तो निर्णय के पक्ष में 6 लोग थे और निर्णय के विपक्ष में 5 लोग थे, इसलिए मैंने कहा था 6-5। एकता जी कह रहे रिवाइज हो गया कल का यहाँ पर। हाँ, ये मैं यही तो कह रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अगर कल की बातों को ढंग से पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, और तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। चलिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया। अब देखिए, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया, इससे सरकार को बहुत गुस्सा आया, सरकार बहुत क्रोधित हुई। इंदिरा जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और सरकार क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तो गोलकनाथवाद में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया। गोलकनाथवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में। और 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके क्या क्या प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, ये सब बातें हमने कल पढ़ी है, अगर आपको याद है तो आपने ये सारी बातें पढ़ी है। वसु राठौड़ कह रही है इसका मतलब सज्जन सिंह को न्याय नहीं मिला। यस वसु, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना तो गोलकनाथ को न्याय मिला, ना सज्जन सिंह को न्याय मिला, ना केशवानंद भारती को न्याय मिला। एकदम बात सही कह रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो देखकर आप क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मैं तो ये बात तीसरी बार बता रहा हूँ। 24वां संविधान संशोधन कल भी बताया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया। क्यों किया? गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, क्या कहा था कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तब सरकार ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़ी और अनुच्छेद 368 में 3 नाम की धारा जोड़ी। ये मैंने कल आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, पॉलिटी को समझना चाहते हैं, तो पहले के वीडियो देखकर क्लास अटेंड करें, क्योंकि हर टॉपिक जुड़ा हुआ है। ये बात मैंने 20 बार कही है आप लोगों से, तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सौरभ जी कह रहे हैं कि इंदिरा जी का भी पक्ष समझाइए सर। हाँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लोग तो लोगों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, भूमि सुधार कानून बनाकर हम लोग जो भूमिहीन जो लोग हैं उन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बाधा बन रहा है और कह रहा है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ऐसा कोई होता है क्या? इंदिरा जी कह रही है कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय दो, वहाँ लिखा हुआ है आर्थिक न्याय दो, तो हम तो लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने नहीं दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में। तो इंदिरा जी ने क्या किया? 24वां संशोधन कर दिया। यस, लक्ष्मण जी ने पूछा सर सम संख्या में लोग नहीं होते हैं। सम संख्या में लोग इसलिए नहीं होते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि निर्णय हमेशा बहुमत से देना होता है, और बहुमत के लिए आपको 5, 7, 9, 11, 13 यही चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सूरज जी कह रहे सर आपने ये सब कल बताया, तभी तो मैं कह रहा हूँ
दिनेश जी कह रहे हैं अब समझ में आ गया, तो प्लीज़ प्लीज़ तो थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। अब इसको समझना, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार में इसको फिर पढ़ लेंगे, पर फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए। अनुच्छेद 13 4 नाम की धारा जोड़ दी। अनुच्छेद 13 तो पहले से था, 13 1 था, 13 2 था, 13 3 था, और नीचे 13 4 नाम की धारा किस संशोधन के द्वारा जोड़ी? 24वें के द्वारा। और पता है क्या किया? धारा जोड़कर यह प्रावधान कर दिया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। आप फिर मुझसे प्रश्न पूछोगे कि क्या कहना चाह रहे हो। मैंने अभी क्या कहा कि गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि मतलब विधि, चाहे वो सामान्य विधि हो चाहे वो संविधान संशोधन विधि हो, किसी को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सरकार ने कहा जी नहीं, विधि मतलब विधि नहीं है, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, ऐसा 13 4 में जोड़कर लिख दिया। क्या लिखा? संविधान संशोधन, जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, ऐसा सरकार ने प्रावधान करवा दिया 24वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए मनीष कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा बाद में पूछें, क्योंकि केशवानंद भारती मुद्दे पर हम लोग आए नहीं हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या कही? अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन के तरीके बतलाता है, अनुच्छेद 368 में 3 नाम की धारा जोड़ दी, और 3 नाम की धारा जोड़कर क्या लिख दिया? इसमें यह लिख दिया कि संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। आप मुझसे प्रश्न करेंगे ये अनुच्छेद 13 क्या? तो चिंता मत कीजिए, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी बता देता हूं क्योंकि आप कई सारे प्रश्न पूछेंगे। अनुच्छेद 13 विधि क्या होती है इसको परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 13 ये भी कहता है कि हर विधि को संविधान के अनुसार होना चाहिए। कोई भी विधि संविधान के अनुसार नहीं है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जब किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करता है तो उसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 13 नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा ही नहीं सकता। बात को समझ रहे हैं? कोर्ट में जब भी आप किसी विधि को कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो आपको सहायता कौन सा अनुच्छेद देता है? 13 देता है। सरकार ने क्या प्रावधान कर दिया? अनुच्छेद 368 में क्या लिख दिया कि संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा इसका मतलब उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये सरकार ने 24वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान करवा दिया। तो अब तो मेरी बात आप समझ में आया। माया जी ने कहा कल लिखवाया था सर। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो जो मेरे मित्र हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कल हमने ये सब बातें पढ़ ली है। ठीक है, आपकी सारी बातें मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, गीता जी सही कह रहे हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये 24वां संशोधन आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 24वां संशोधन किया गया इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये सब 1971 की बात है। इसके बाद आए एक व्यक्ति केशवानंद भारती, और ये केशवानंद भारती, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना। केशवानंद भारती कल आपको बताया गया ये इडनीर केरल के एक मठाधीश है। केरल के मठाधीश है। केरल की सरकार ने भूमि सुधार कानून के तहत मठों की जमीन को भी ले लिया, और मठों की जमीन को लेकर जो भूमिहीन, जो गरीब, जो लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों को जमीन दे दी। केशवानंद भारती ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। केशवानंद भारती ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया।
अब केशवानंद भारती की ओर से वकील कौन थे? भारत के टॉप के विधिवेत्ता, देश में जो टॉप के जो वकील हुए हैं उनमें नाम है नानी पालकीवाला। और नानी पालकीवाला याद आया आपको दोस्तों? मैंने आपको प्रस्तावना जब टॉपिक बताया था तब भी मैंने नानी पालकीवाला का नाम आपको बताया था। ये नानी पालकीवाला वही व्यक्ति है जिन्होंने वी द नेशन वी द पीपल नामक पुस्तकें लिखी थी। मैं लिखवा देता हूं, फिर आप कहेंगे लिखवाया नहीं। 2 किताबें लिखी थी, वी द पीपल। एक तो ये किताब है, नोट करिए आप, और दूसरी किताब है वी द नेशन। दोनों नोट कर लीजिएगा। नानी पालकीवाला हिंदुस्तान के टॉप के वकीलों में से है ये। अब इनका निधन हो गया, तो नानी पालकीवाला वी द नेशन और वी द पीपल नाम की पुस्तकें लिखी है। वो नानी पालकीवाला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती का पक्ष रखने के लिए। यहां तक ठीक है। केशवानंद भारती का मामला चल ही रहा था कि इसी बीच में संविधान में एक और संशोधन कर दिया, 29वां संशोधन। ध्यान से सुनिएगा, संविधान में एक और संशोधन कर दिया, 29वां संशोधन। और ये जो 29वां संशोधन हुआ दोस्तों, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में, नोट करिएगा, 29वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में केरल के 2 भूमि सुधार कानून, केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ठीक है, केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो केशवानंद भारती वाला वाद कोर्ट में चल ही रहा था कि इसी बीच में भारत सरकार ने एक और संशोधन कर दिया, 29वां संशोधन। और 29वां संशोधन करके 9वीं अनुसूची में, ये 9वीं अनुसूची में 2 भूमि सुधार कानूनों को और डाल दिया। कमाल कर दिया। केशवानंद भारती वाले वाद से 29वें संशोधन को भी जोड़ दिया गया। बोला कि ये 29वां संशोधन भी गलत है। तो केशवानंद भारती का मामला चल रहा था, बीच में 29वां संशोधन भी आ गया। इस बीच में लोगों ने कहा कि साहब, गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, और साहब इन्होंने तो, सरकार ने तो 24वां संशोधन करके न्यायपालिका के पर ही काट दिए। बोला कि नहीं, का संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान कर दिया। तो 24वें को भी चैलेंज कर दिया गया, 24वें को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया, 29वें को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया, और केशवानंद भारती का खुद का मामला चल ही रहा था। अब मेरी बात को आप लोग समझ में आ रहे हैं? रामानंद जी कह रहे सर ये केस पूरा डिटेल में बताना, यही तो बता रहे रामानंद जी, पूरा डिटेल में ही बता रहे। 24वें को चैलेंज किया गया, 29वां केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों से संबंधित था, उसको चैलेंज किया गया, और केशवानंद भारती का खुद का जो मामला था उसको तो वो चल ही रहा था। अब देखिए जरा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उन्नीस सौ तिहत्तर 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? एक एक बात बहुत बारीकी से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नए फैक्ट अब मैं आपको बताने वाला हूं। 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी। 13 न्यायाधीश, भारत की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, 13 न्यायाधीश। आप जरा सोचिए, उस समय सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस समय की बात कर रहा हूं 1973 की, उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश ही 14 थे। उनमें से 13 न्यायाधीश एक मामले पर विचार करने के लिए बैठे। 68 दिन तक लगातार विचार विमर्श हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, 68 दिन तक लगातार विचार विमर्श हुआ। भारत की सबसे बड़ी संविधान पीठ बनी 13 न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश ही 14 थे। 800 पेज का जजमेंट दिया गया। इतना बड़ा जजमेंट, 800 पेज का जजमेंट आया, और जजमेंट
7-6 से आया। एक तरफ 7 थे, एक तरफ 6 थे। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। सर, किसी राज्य की भूमि सुधार कानून उसी राज्य की सूची का विषय नहीं है क्या? सौरभ जी, राज्य सूची का विषय तो है, लेकिन राज्य सूची का विषय जो है भूमि सुधार कानून, तो भूमि सुधार कानून बना लिए राज्य सरकार ने। फिर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि हमारा जो भूमि सुधार कानून है आप संविधान में संशोधन करके उसको कहाँ डाल दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो। इसलिए 29वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। तेज सिंह जी कह रहे हैं जैसे ही मामला किसी के पक्ष में होता है तो तुरंत संशोधन कर दो ताकि न्याय नहीं मिले। तेज सिंह जी, ऐसा ही हो रहा है, लगभग ऐसा ही हो रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा जरा देखिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सर 24वें को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 368(3) तो फिर कैसे किया? देखिए, ये बात आपकी सही है कि जब 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि आप संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा संविधान की समीक्षा करना काम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए उसे चैलेंज किया गया। तो 7-6 से निर्णय आया। भाई साहब, SM सीकरी साहब उस समय चीफ जस्टिस थे, नोट डाउन कर लीजिएगा। उस समय SM सीकरी चीफ जस्टिस थे। SM सीकरी 13 न्यायाधीश, निर्णय 7-6 से, एक तरफ 7 एक तरफ 6। फिर देखिए कौन कौन न्यायाधीश थे, जैसे जेम्स एलेट साहब थे, और जैसे KS हेगड़े साहब थे, ये सब नाम जानबूझ के बता रहा हूं मैं। जैसे AN ग्रोवर थे, AN रे थे, अजीत नाथ रे, और कौन थे? AB मुखर्जी थे, AB मुखर्जी। और कौन थे? AB मुखर्जी के अलावा DG पालेकर थे, DG पालेकर। और कौन थे? KM मैथ्यू थे, KM मैथ्यू। SN द्विवेदी थे, SN द्विवेदी। फिर हमीदुल्ला बेग थे, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, हमीदुल्ला बेग। और कौन थे? YV चंद्रचूड़ थे, YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 थे ना टोटल। और कौन बच गया? SN द्विवेदी, YV चंद्रचूड़, जगमोहन रेड्डी ने लिखा क्या? जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी। और एक और बच गए हैं, सेलट साहब, DG पालेकर, HR खन्ना। अरे उनका नाम कैसे भूल सकते हैं? HR खन्ना, HR खन्ना। दोस्तों, ये 13 न्यायाधीशों की पीठ 7-6 से निर्णय देती है। इनका नाम नहीं पूछा जाएगा। दीपेंद्र सिंह जी, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है, तो फिर मैंने लिखा क्यों, आप ये मुझसे कहेंगे। इसी का जवाब मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, जब ये नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो फिर मैंने लिखवाया क्यों? क्योंकि लिखवाने से एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। दीपेंद्र सिंह जी, इस बात को मेरा ढंग से देखिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सर ये न्यायाधीश हमारे काम के है क्या? क्या नाम काम का है उसको ध्यान से देखना। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, 7-6 से निर्णय दिया। और जजमेंट क्या दिया उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशारा अभी कर देता हूं। जजमेंट के बाद में दूसरे दिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे SM सीकरी साहब, वो रिटायर्ड हो रहे थे, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था।
देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर 1973 तक सिस्टम ये था कि चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब सुनिए जरा, नंबर 2 पर थे सैलेट साहब, नंबर 3 पर थे ग्रोवर साहब, नंबर 4 पर थे हेगड़े साहब। नंबर 2 पर सैलेट साहब, नंबर 3 पर ग्रोवर साहब और नंबर 4 पर थे हेगड़े साहब। दोस्तों, भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस जैसे ही एस एम सीकरी साहब दूसरे दिन रिटायर्ड हुए, इनको भी छोड़ा, इनको भी छोड़ा, इनको भी छोड़ा और अजीत नाथ रे, AN रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मैंने आपको इस वजह से लिखा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी और एक चीज और बताऊंगा, अजीत नाथ रे भारत के चीफ जस्टिस जब बने तो जब सीनियरिटी के हिसाब से ओवरऑल अगर देखें तो 5वें नंबर पे थे, और SM सीकरी साहब के रिटायरमेंट के बाद देखें तो 4 नंबर पे थे। लेकिन अजीत नाथ रे जी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इन तीनों लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैलेट साहब, हेगड़े साहब और ग्रोवर साहब, तीनों न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 3 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एक साथ इस्तीफा देकर चले गए। इसलिए मैंने नाम लिखवाए। और नाम क्यों लिखवाए दोस्तों, और क्या कारण है? ये जो KS हेगड़े साहब है, ये हेगड़े साहब बाद में जाकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर सुप्रीम कोर्ट का जज क्या पॉलिटिक्स में भाग ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? हेगड़े साहब बाद में जाकर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और 1977 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बेंगलोर से ये हेगड़े साहब चुनाव जीत कर आएंगे। और जब नीलम संजीव रेड्डी इस्तीफा देंगे लोकसभा अध्यक्ष के पद से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, तब KS हेगड़े साहब लोकसभा के अध्यक्ष भी बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये सारी कहानियां बताने के लिए मैंने सब ये नाम लिखे हैं। KS हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, KS हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दिया, KS हेगड़े साहब लोकसभा के चुनाव लड़े, KS हेगड़े साहब बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ये सब बातें मैंने आपको इस वजह से लिखवाया है। तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान रखना। किरण कह रही है कि ऐसा क्यों किया सर? अभी आपको बताऊंगा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने इतने 3 सीनियर लोगों की सीनियरिटी को तोड़कर क्यों अगले व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया। अभी इसका मैं जवाब दूंगा। वरिष्ठता का उल्लंघन क्यों किया गया, सौरभ जी प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका भी मैं जवाब दूंगा। अभी सुनना। फिर आपको इतने सारे नाम बाकी वाले क्यों बताए गए दोस्तों? ये देखिए, मैंने आपको क्यों नाम बताया। ये हमीदुल्ला बेग, जानबूझकर मैंने नाम बताया है। हमीदुल्ला बेग भी बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और हमीदुल्ला बेग को जब मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा दोस्तों, तो हमीदुल्ला बेग जब मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तब दूसरी बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन करके मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये हमीदुल्ला बेग केशवानंद भारती वाले मामले में भी जज थे, इस वजह से मैंने आपको लिखवाया। दोस्तों, मैंने आपको नाम लिखवाया YV चंद्रचूड़ का। YV चंद्रचूड़ बहुत बड़ा नाम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे, इस वजह से भी आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, ये YV चंद्रचूड़, इसलिए मैंने आपको ये नाम लिखवाया, याद रहेगा। फिर देखिए, मैंने आपको नाम ये HR खन्ना, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 13 में से 8 न्यायाधीशों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से मुझे लगा कि आपको सारे नाम बता देने चाहिए। HR खन्ना साहब कौन है? HR खन्ना साहब वही HR खन्ना साहब है जो चीफ जस्टिस बनने के सबसे बड़े दावेदार होंगे जब अजीत नाथ रे रिटायर्ड होंगे 1977 में। तो नंबर 2 पर होंगे HR खन्ना। लेकिन HR खन्ना साहब को छोड़कर हमीदुल्ला बेग को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, दूसरी बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया जाएगा। तो ये सब बताना बहुत जरूरी है, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। यस, इंदिरा गांधी PM थी, एकदम बात सही है। अनिता जी कह रहे हैं कि 14 न्यायाधीश थे ना। अरे अनिता जी, न्यायाधीश 14 थे, मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। न्यायाधीशों की संख्या 14 थी, मैं ये कह रहा हूँ, पर केशवानंद भारती वाले मामले में 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के नाम थोड़ी लिखे, मैंने तो उस संविधान पीठ में जो 13 न्यायाधीश थे उनके नाम मैंने लिखे। ठीक है। एक तो कह रही है HR खन्ना को हटाकर हमीदुल्ला बेग को बनाया। हटाया नहीं, उनकी सीनियरिटी का उल्लंघन करके HR खन्ना की
वरिष्ठता का उल्लंघन करके 1977 में हमीदुल्ला बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो 2 बार इसका उल्लंघन हुआ। निशा जी कह रहे हैं सर 12 ही हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यार क्या संख्या भी नहीं आती है, कैसे काम चलेगा? यहाँ से काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे भाई कैसे काम चलेगा, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको दोस्तों। अब प्रश्न है कि केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद 1973, सुप्रीम कोर्ट, बहुत ध्यान से सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24वां व 29वां संविधान संशोधन एकदम सही है। 24वां व 29वां संविधान संशोधन एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमको लगा कि अरे बड़ा कमाल करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 24वें में कोई दिक्कत नहीं है, 29वें में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि गोलकनाथ वाला वाद में जो निर्णय दिया था उस निर्णय को पलट दिया। गोलकनाथ वाद में कहा कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। आशा जी कह रहे सर सीनियरिटी का उल्लंघन क्यों किया गया, अभी बात कर रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के किसी भी भाग में, जो लोग नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, यानी गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया उसको पलट दिया। तीसरी बात क्या कही, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ये क्या मामला है, ये आधारभूत क्या होती है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरा संविधान की व्याख्या की। प्रस्तावना के संदर्भ में भी निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पूरा भारत के संविधान का एक तरह से रिव्यू कर दिया गया। 800 पेज का जजमेंट है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत दिया उससे सरकार हिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सब कुछ कर सकते हैं संविधान में, लेकिन संविधान में कुछ बातें ऐसी है जिनके ऊपर भारत का संविधान निर्भर है। कुछ बातें ऐसी है जिनको अगर निकाल दिया जाएगा तो संविधान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन बातों में संशोधन नहीं कर सकते। ये है आधारभूत संरचना। अब कुछ बातें आपको नोट करनी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। पहली बात जो नोट करनी है, आधारभूत संरचना जैसा कोई भी शब्द संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ध्यान से सुनिए, आधारभूत संरचना जैसा कोई भी शब्द संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये बात ठीक है। ये उल्लंघन क्यों किया, एसएम सीकरी किधर थे, पक्ष में थे, विपक्ष में थे, दीपेंद्र सिंह जी, अभी सारे प्रश्नों का मैं जवाब देने वाला हूं, बस आप सुनिएगा। आधारभूत संरचना जैसे किसी शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ये शब्द आया कहां से, बस यहीं से अपने बात को स्टार्ट कर रहे हैं। आधारभूत संरचना, तो दोस्तों मैं एक कहानी बता रहा हूं, उस कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे अगर, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कहानी कुछ इस तरह से है। कुछ लोग कहते हैं कि आधारभूत संरचना का ये जो कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, आधारभूत संरचना का ये कॉन्सेप्ट जो है वो जर्मनी से आया है। जर्मनी में एक प्रोफेसर हुए हैं डाइटरिच, नोट भी कर लीजिएगा, जर्मनी में एक प्रोफेसर हुए हैं डाइटरिच कनराड। डाइटरिच कनराड एक प्रोफेसर है जर्मनी के। पूरी कहानी बता रहा हूं।
हिडलबर्ग विश्वविद्यालय है जर्मनी का, वहाँ के ये प्रोफेसर है। ये हमारी तरह के प्रोफेसर नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आधारभूत संरचना का। क्या कॉन्सेप्ट दिया तो मैं कहानी बता रहा हूँ, जो बात नोट करनी है वो आप नोट भी कर लेना। एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि जर्मनी में 1919 से लगाकर 1949 तक जर्मनी का में एक संविधान जो चल रहा था उसे वाइमर संविधान हम लोग कहते हैं। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। ये जो प्रोफेसर साहब है कर्नाड, ये कहते हैं कि जर्मनी में ये जो संविधान इस दौरान चला, आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर नाम का एक व्यक्ति था। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और आप लोग ये भी जानते हैं ये हिटलर वही व्यक्ति है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ, सौरभ जी चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा गवर्नमेंट के पक्ष में गया विपक्ष में गया। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और ये जो संविधान जो 1919 में बना 1949 तक चला, इस संविधान के तहत जर्मनी में कार्यपालिका थी, एक व्यवस्थापिका थी और एक न्यायपालिका थी। हिटलर ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते ही 1 महीने के अंदर अंदर जर्मनी की संसद से एक कानून बना दिया। और कानून बनाकर सारा पावर जो है सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और कैसा पावर हाथ में ले लिया? जर्मनी की जो सरकार है, जो कि कार्यपालिका है, उसको इतना पावर दे दिया गया कि वो बिना संसद को पूछे हुए भी कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। कमाल की बात है, संसद कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों हिटलर ने कानून बनाने का काम भी अपने हाथ में लेवा लिया 1933 में, जब वो वहां का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद में उसने जर्मनी के लोगों के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए, उनके बोलने की स्वतंत्रता, उनके घूमने फिरने की स्वतंत्रता सब छीन लिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसी हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939-1945 के बीच, और बाद में हिटलर ने सुसाइड कर ली। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो जर्मनी में जब नया संविधान बनाया गया 1949 में, तब इस बात पर विचार किया गया, क्योंकि हिटलर का अनुभव था, हिटलर का ये जो कटु अनुभव था, इसकी वजह से जर्मनी में जो नया संविधान बनाया गया उसमें एक बात तय की गई। क्या बात तय की गई? कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी दल आ जाए, कैसा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन संविधान में कुछ बातें ऐसी होगी जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बहुत बारीकी से सुनिएगा। जर्मनी में 1949 में जो संविधान बना, उस संविधान में प्रावधान किया गया कि संविधान में कुछ बातें ऐसी होगी जिसमें कोई भी दल आ जाए, कितने भी बहुमत से आ जाए, 3/4 बहुमत से आ जाए, पूर्ण बहुमत से आ जाए, संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे जर्मनी में कहा जाता है इटर्निटी क्लॉज। इटर्निटी क्लॉज का मतलब होता है दोस्तों शाश्वत प्रावधान। शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहेंगे, कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। कितना महत्वपूर्ण जर्मनी के संविधान का यह कॉन्सेप्ट है कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शाश्वत है, इटर्निटी क्लॉज कहलाते हैं, जिसमें कोई भी सरकार चाहे कितनी भी बहुमत से आ जाए वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हिटलर ने संविधान की बैंड बजा दी थी जब हिटलर वहां पर प्रधानमंत्री था। इस कटु अनुभव की वजह से जर्मनी के संविधान में इटर्निटी क्लॉज वाला प्रावधान लाया, शाश्वत, कभी भी अमेंडमेंट नहीं होगा, चाहे किसी भी दल की सरकार आ जाए। क्लियर है दोस्तों? ये जो कनराड है, ये 1965 में भारत आए बनारस विश्वविद्यालय में बात करने के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, BHU, यहां पर उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया BHU में। और किस विषय पर भाषण देना था? संविधान में संशोधन की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है संविधान संशोधन की, इस विषय पर भाषण देना था कनराड को। कनराड ने यहां पर भाषण दिया और भाषण देते हुए बताया कि संसद के पास
सारा पावर नहीं है संविधान में संशोधन करने का। कुछ बातें ऐसी है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। कनरॉड ने 1965 में जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब भाषण दिया तो अपना इस कॉन्सेप्ट को रखा। यहां तक ठीक है दोस्तों। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है बाद में दूसरे दिन अखबारों में छपा। एक वकील साहब थे MK नाम्बियार, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को देखा और देखने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने गोलकनाथवाद में रखा। गोलकनाथवाद में MK नाम्बियार जो वकील है, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, संविधान में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथवाद में रखा था, 1967 में रखा था। लेकिन दोस्तों उस समय जजेज ने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंटरटेन ही नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में यह जरूर कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। हालांकि उस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, 1973 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती वाले मामले में आया तो नानी पालकीवाला ने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया और इस कॉन्सेप्ट को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें संविधान में, हर संविधान में कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें कोई भी सरकार संशोधन नहीं कर सकती है। नानी पालकीवाला ने बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा कि हर संविधान में कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 7 न्यायाधीश पालकीवाला की बात से सहमत हो गए और बोले यस, हर संविधान में कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उन जजेज ने ये जो पालकीवाला ने जो बात रखी, जो कि बेसिकली कनरॉड की है, उसको नाम दिया आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात ऐसी बात जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये सब बातें आपको याद रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे शेयर की है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? डाइटरेज कनरॉड के द्वारा। ये प्रोफेसर थे हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय में, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने कहा हर संविधान में कुछ बातें ऐसी होती है जो संशोधन योग्य नहीं होती है। इसी को बाद में नाम क्या दे दिया? आधारभूत संरचना का नाम दे दिया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण शेयर करना चाहता हूँ। आधारभूत संरचना का शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आधारभूत संरचना का पहली बार जो प्रयोग है वो J.R. मधोलकर ने किया। J.R. मधोलकर, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जज J.R. मधोलकर ने आधारभूत संरचना शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और पता है कब किया? आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा। उन्होंने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 वाला मामला, जिसमें संविधान संशोधन को 17वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस मामले में J.R. मधोलकर साहब ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जो आधारभूत होती है, उनमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहली बार J.R. मधोलकर ने सज्जन सिंह वाले मामले में इस शब्द का प्रयोग कर लिया था, लेकिन ये बात लागू नहीं हुई थी। ये बात लागू कब हुई? 1973 में लागू हुई। केशवानंद भारती वाले वाद में लागू हुई। मेरी बात को अब आप लोग समझे होंगे। बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, नए कुछ बातें। लेकिन दोस्तों इसके साथ में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी से नहीं लिया गया, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से लिया गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस बात का उल्लेख किया है कि संविधान की कुछ बातें ऐसी है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको फिलहाल इस विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग ज़्यादा है जो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? कनरॉड ने दिया। तो मेरे हिसाब से आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों यस, सज्जन जी जो कह रहे हैं 1965 में सज्जन सिंह वाले मामले में J.R. मधोलकर ने इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? कनरॉड के द्वारा दिया गया। याद रहेगा दोस्तों, यहां तक तो ठीक। अब आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर ये जो 7-6 से जो निर्णय दिया गया
वो सरकार के पक्ष में था कि सरकार के विपक्ष में? दोस्तों, सरकार के पक्ष में होता तो सरकार फिर अजीतनाथ रे को चीफ जस्टिस क्यों बनाती? एसएम सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे, नंबर 2 पर थे सैलेट साहब, नंबर 3 पे थे ग्रोवर साहब, नंबर 5 पे थे हेगड़े साहब, नंबर 4 पे थे हेगड़े साहब और नंबर 5 पे थे अजीतनाथ रे। एसएम सीकरी, सैलेट साहब, ग्रोवर साहब और हेगड़े साहब, ये चारों जज इधर थे। 7 जो न्यायाधीश थे जिन्होंने निर्णय दिया आधारभूत संरचना का संशोधन नहीं किया जा सकता, उसके पक्ष में थे ये टॉप के 4, सीकरी साहब, सैलेट साहब, ग्रोवर साहब और हेगड़े साहब। सीकरी साहब तो चूंकि रिटायर्ड हो गए इसलिए उनको भूल जाइए। अब बचे सैलेट साहब, ग्रोवर साहब और हेगड़े साहब, और ये तीनों क्या कह रहे थे कि संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। सरकार इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थी, इस वजह से इन तीनों में से किसी को भी जज चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और रे साहब 6 में सबसे टॉप पर थे। जो 6 न्यायाधीश जिन्होंने इसका विरोध किया, आधारभूत संरचना की अवधारणा का विरोध किया, उन 6 में से एक कौन थे? अजीतनाथ रे थे। इस वजह से अजीतनाथ रे को क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब मेरी बात को समझ में आया आपको? गोलकनाथ या सज्जन सिंह कौन सा फर्स्ट माना जाएगा? कोई फर्स्ट नहीं माना जाएगा, कोई फर्स्ट नहीं माना जाएगा। आपको तो आप तो केशवानंद भारती को याद रखिए कि आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट वहां दिया गया। और अगर वाद विवाद की बात आए तो आप लिखिएगा कि जे.आर. मधोलकर ने आधारभूत संरचना शब्द पहली बार प्रयुक्त किया था। बाकी पहला तो केशवानंद भारती ही माना जाएगा। मनीष कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। देखिए, कांग्रेस मैं नहीं जानता, कांग्रेस बीजेपी की मैं बात नहीं करता, मैं तो सरकार की बात करता हूँ। वो निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं था, ये मैं करता हूँ, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सरकार ने फिर अजीतनाथ रे को क्या बना दिया? चीफ जस्टिस बना दिया। यहाँ तक बात ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक नई बात और शेयर कर दूँ क्या? वो नई बात क्या है? और वो नई बात ये है कि केशवानंद भारती वाद, ये जो 1973 में दिया गया, इसे केशवानंद भारती फर्स्ट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे केशवानंद भारती वाद फर्स्ट कहते हैं। तो फर्स्ट कहते हैं तो फिर सेकंड कौन सा है? आप कोई बता सकते हैं सेकंड? केशवानंद भारती वाद सेकंड क्या है? कोई बता सकता है क्या? केशवानंद भारती सेकंड कौन सा वाद है? कोई बता सकते हैं क्या? ये मैंने कहा कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसे केशवानंद भारती वाद फर्स्ट कहते हैं। तो केशवानंद भारती सेकंड भी कुछ है क्या? कोई बता सकता है? बताइए। नहीं बता पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये भी एक नया फैक्ट है। दोस्तों, ये जो अजीतनाथ रे, A.N. रे, ये जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने 1975 में 1975 में एक बार फिर 13 न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया। 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। 1975 में 2 दिन तक यह संविधान पीठ अस्तित्व में रही थी। 2 दिन तक यह संविधान पीठ अस्तित्व में रही थी। इस संविधान पीठ ने 2 दिन तक इस बात पर विचार किया कि 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय स्पष्ट नहीं है। आधारभूत संरचना में कौन कौन सी बात आएगी इसको लेकर जजेस स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर जज ने, किसी ने कहा संसदीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए, किसी ने कहा विधि का शासन होना चाहिए, किसी ने कुछ और कहा। इसलिए 1975 में अजीतनाथ रे ने 13 न्यायाधीशों की एक और पीठ गठित की, लेकिन वो पीठ केवल 2 दिन तक ही काम रही। 2 दिन तक ही उस पीठ ने काम किया। नानी पालकीवाला फिर खड़े हुए और बोला कि सर आप इस बेंच का गठन कैसे किया? किसने कहा आपको बेंच का गठन करने के लिए? भाई, आप किसी मामले की जब जांच करते हो तो आपके पास कोई आया क्या? चीफ जस्टिस साहब इसका जवाब नहीं दे पाए, तो खुद ने ही तीसरे दिन संविधान पीठ जो गठित की गई उस संविधान पीठ को खत्म कर दिया
और कह दिया अखबारों में, मीडिया में इसके बारे में अब इसके बाद कोई खबर नहीं छपेगी। केशवानंद भारती में जो जजमेंट दिया गया उसका रिव्यू करने के लिए 1975 में एक बार फिर 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई, लेकिन वो पीठ रिकॉर्ड में नहीं है दोस्तों, वो पीठ रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन आपको केवल जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि केशवानंद भारती वाद सेकंड इसी को कहा जाता है जो कि अस्तित्व में नहीं है। एकता जी जबलपुर वाला मामला नहीं है, ये है केशवानंद भारती वाद, जिसमें केशवानंद भारती वाद 1973 में दिए गए निर्णय की समीक्षा की गई। 2 दिन तक समीक्षा चलती रही, सारे 13 न्यायाधीश बैठे, वकील आए थे, लेकिन इसके बाद में ये कहा कि आपको पीठ का गठन करने के लिए किसने कहा, तो चीफ जस्टिस साहब ढंग से जवाब नहीं दे पाए। आपने खुद नहीं अपने स्तर पर पीठ का गठन कैसे कर दिया जब आपके पास कोई आया ही नहीं है? तो फिर पीठ वहीं समाप्त कर दी और कह दिया कि इसके बाद में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन जो जजेस वहां उपस्थित थे, जो वकील वहां उपस्थित थे, उन्होंने सब ने अपने अपने संस्मरणों में, अपनी अपनी बुक्स में, अपनी अपनी बायोग्राफी में इस मामले का जिक्र किया है। इवन नानी पालकीवाला ने जो किताब लिखी उसमें भी इस मामले का जिक्र है। फली एस नरीमन साहब ने अपनी जो किताब लिखी गॉड सेव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी इस मामले का जिक्र है। कई सारी किताबों में इस मामले का जिक्र है, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर केशवानंद भारती सेकंड वाद के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब इस केशवानंद भारती वाद को अपने को यहीं समाप्त करना चाहिए और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग वापस इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक जो रखे गए हैं वो 126 है और संविधान में संशोधन जो हुए हैं वो अब तक 104 हुए हैं। तो ये 126 और 104 का गैप कैसे आ गया? 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। आप लोग यहीं पर जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।